हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। अभी तक हमने एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी तो क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, और काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, जो बॉडी में एनर्जी होती है मोशन की वजह से, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। इतना पढ़ा। आज हम बेटा पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी की, जो मैंने सेकंड पार्ट बताया था, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हम पढ़ेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है, आपने सबने देखा है स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग है, मैंने इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगाई, दोनों तरफ से स्प्रिंग पे क्या लगाई, फोर्स लगाई, उसको खींचने की कोशिश की, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी उसकी लेंथ। ठीक है, जो पहले लेंथ थी, सपोज एल लेंथ थी, अब उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सपोज एल डैश, कोई नई लेंथ होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने क्या किया, बेसिकली स्प्रिंग पे वर्क किया। ठीक है, स्प्रिंग पे वर्क किया और उसकी क्या होगी, शेप चेंज होगी, स्प्रिंग की शेप चेंज होगी, स्ट्रेच हो गया स्प्रिंग। ठीक है, लेंथ चेंज हो जाएगी का मतलब क्या होगा, शेप चेंज होगी, स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो स्प्रिंग के अंदर कुछ एनर्जी आ गई मेरे वर्क करने से। वो वर्क कहां गया, कुछ एनर्जी में ही तो स्टोर होता है ना। जैसे हमने वर्क क्या था, काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो रहा था। ऐसे ही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, यहां पर शेप चेंज होगी तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसके बीच में कोई एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से इसकी शेप चेंज होगी, तो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तभी तो जब मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा सपोज, तो वापस स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे वापस जाएगा, खुद से थोड़ी चला जाएगा, इसके बीच में कुछ एनर्जी होगी ना जिसकी वजह से स्प्रिंग वापस जाएगा। वो कैसी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जब जब शेप चेंज होती है, जब हमारे पास शेप चेंज होती है, तो हमारे पास क्या होता है, चेंज इन शेप, तो हमारे पास कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक और देखो, जब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ठीक है ना, ये अर्थ सरफेस है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया, यहां से उठा के सरफेस से मैं यहां पर ले गया, ये यहां ले आया। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के मैं यहां पर ले आया किसी हाइट h से। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने मार्कर मेरा नीचे जमीन पे है, मैं उसको उठा के यहां तक ले आया, इस हाइट तक ले आया, ठीक है ना, जमीन से। तो मैंने क्या किया, वर्क किया ना इसको उठाने में। और वर्क कहां से आएगा, वो मेरे में एनर्जी होगी तभी तो मैं उठा पा रहा हूं। ठीक है ना, किसके अगेंस्ट वर्क किया मैंने बताया आपको, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। इसमें नीचे क्या लग रहा था, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था, वेट लग रहा था इसका कितना, mg, नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा था, वेट लग रहा था ना इसका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था या वेट इसको जिसको बोलते हैं। याद है ना आपको, फोर्स या वेट ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे ग्रेविटेशन चैप्टर का, उस वीडियो में देखो, ये जो वेट है वो कितना लगेगा, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मेरे पास नीचे क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ठीक, अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और मैंने इसको ऊपर उठाया इस हेड h हाइट से, तो मेरा वर्क किया, वो वर्क कहां गया, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। किसके एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो उसका मतलब क्या है, चेंज इन शेप, जब शेप चेंज हुई, या हाइट चेंज हुई। इसकी हाइट यहां क्या थी, यहां तो 0 थी, h0 सरफेस पे था, मैंने उठा दिया किसी हाइट पे। तो जब शेप चेंज होती है, हाइट चेंज होती है, जब तब उस बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इजी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी possessed by body due to change in shape और पोजीशन या फिर यहां लिख लो हाइट। ठीक है ना, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन या हाइट, मतलब यहां पर पड़ा था पहले, उसकी पोजीशन चेंज करके मैं यहां ले आया, चेंज इन पोजीशन या हाइट। तो जब बॉडी की शेप चेंज हो जाए या उसकी हाइट चेंज हो जाए, तो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई थी? मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से। जब किसी की शेप चेंज हो जाए या उसकी हाइट चेंज हो जाए, तो जब जो एनर्जी आती है उस बॉडी में, कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब ये जो एनर्जी आई पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा था? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को, और एक और चीज, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं, जैसे उसको EP से किया था, इसको EK से किया था, इसको EP से डिनोट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। ये क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट और शेप या हाइट होने की चेंज की वजह से जो मेरे पास एनर्जी आई, वो क्या आई? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम यहां पर एक्सप्रेशन करते हैं, बहुत सिंपल है ये। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट। एक ऑब्जेक्ट है, सर्टेन हाइट पे रखा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जो हम डायग्राम यूज करेंगे वो यही डायग्राम यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है तो आप यही वाला डायग्राम, ये डायग्राम बनाना, ठीक है। क्या है मेरे पास? वैसे ही लिखूं मैं, सपोज वी लिफ्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m to certain height h against gravitational force, then work done is given by। जब हमने इस m ब्लॉक को उठा के किसी हाइट पे ले गए तो कितना वर्क डन होगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब आप बताइए फोर्स कितना है इसमें? मैंने बोला वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? वेट के इक्वल। और कितना डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। इतना डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है। कितना फोर्स पोटेंशियल, तो ये कितना वर्क डन किया? फोर्स mg। और कितना डिस्प्लेसमेंट है? h। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा मेरे पास? mgh। ये मेरे पास क्या हो गया? वर्क डन। एंड रिमेंबर दिस वर्क डन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। जो ये मैंने वर्क किया इसको ऊपर उठाने में, ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? यहां लिख रहा हूं, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास mgh, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। जी पता है ना सबको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। m क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मास। ये क्या है? हाइट। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया? mgh। याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कितना फॉर्मूला आ गया मेरे पास? mgh। जो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्यों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं? बिकॉज इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू अ पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। यहां लिख भी देता हूं मैं आपको, वर्क डन टू रेज एन ऑब्जेक्ट टू सर्टेन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मैंने वर्क डन किया तो वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? mgh, ठीक है। तो आपसे पूछे ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो, तो ये डायग्राम बनाना है और ये।
अब बेटा एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं आपको, मैंने वर्क डन में यहाँ पर बताया था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, सपोज मेरे पास यही मास है, ठीक है, मैं इसको यहाँ इस हाइट तक ले गया, ठीक, यहां से मैंने फिर इसको इधर ले गया, फिर इसको ऐसे ले गया, ठीक, यहां पर ले आया, फिर इसको इधर लेके आया, फिर यहां पर लेके आया, ठीक है। तो क्या मेरा वर्क डन सेम होगा? क्या मेरा वर्क डन सेम होगा? मैंने इसको उठा के यहां लाया, फिर ऐसे ले गया, फिर इधर लाया, फिर ऐसे ले गया, फिर यहां, क्या वर्क डन सेम होगा? यस, वर्क डन सेम होगा। क्यों? ये हाइट कितने हैं, वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो दोनों में सेम है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसमें तो h ही था, सेम इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था। इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है? मैं यहां से यहां तक गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, ये तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फिर ये गया तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, फिर यहां गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, सेम ही है ना। तो ये क्या हो रहा है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, जिस भी रास्ते से मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा के यहां तक ले जाऊं या ऐसे सीधा यहां ले जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास है ये डिस्प्लेसमेंट है, जो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल क्या है, यहाँ जीरो, हम जो सरफेस ऑफ अर्थ पे मानते हैं, हम मानते हैं कि अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसीडर करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्थ सरफेस पे हाइट क्या है, जीरो है, तो h जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ क्या है, h जीरो। जैसे जैसे h इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रही, और उसका फॉर्मूला आ गया mgh। तो मैं इस m मास को ऐसे घुमा के यहां तक ले जाऊं या सीधा ऐसे ले जाऊं, अगर ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है दोनों का, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। आपको क्या दिया हुआ है कि सपोज बॉडी का मास है m, ठीक है, m मास 10 kg, और उसको हम किसी हाइट से उठा रहे हैं 5 मीटर, ठीक है ना। एक मास है 10 kg, उसको हमने ऊपर उठाया 5 मीटर ऊपर, ठीक। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अब अगर g की वैल्यू दे रखी हो 10 या 9.8 तो ठीक है, नहीं दे रखी हो क्वेश्चन में तो आप 10 ले सकते हैं, ठीक। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हमें फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का, कितना होता है mgh। ये फॉर्मूला हमने किया, मास कितना है 10 kg, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड, हाइट कितना है 5 मीटर, तो ये कितना होगा 500, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या होगी, जूल। सो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज बेटा इसमें याद रखनी है आपको कि ये जो यूनिट्स हैं ये एसआई यूनिट ही होनी चाहिए। अगर यहाँ 10 ग्राम होता तो मैं उसको पहले केजी में चेंज करता, ठीक है ना। यहाँ अगर ये 10 ग्राम होता तो उसको किलोग्राम में चेंज करता, कैसे, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करके, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ये कितना होता है 0.01 kg, ठीक है। और ये मीटर की जगह सेंटीमीटर में होता तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करता, सब पहले एसआई यूनिट में लाता और फिर इसकी वैल्यू निकालता, ठीक। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो हमने इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना पढ़ा, mgh, ये पढ़ा। अब एक जो टॉपिक हमने इसमें पढ़ना है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो हमारे स्पीकर्स हैं जिससे आवाज आती है, हम स्पीकर होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो क्या हो रहा है, हमने स्विच ऑन किया, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया या वायर लगाई स्पीकर में और स्पीकर से आवाज आने लगी, तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। हमने इलेक्ट्रिसिटी, हमने तो स्विच ऑन किया और हमारे को आवाज सुनाई देने लगी। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। साउंड में क्या है, साउंड एनर्जी है। दैट मीन्स माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू साउंड एनर्जी, ठीक है। आपने देखा होगा, हम ये दोनों हैंड्स को रब करते हैं। जब हम इन दोनों हैंड्स को रब करते हैं थोड़ी देर बाद हमारे हैंड्स क्या होने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं, हीट आ जाती है।
दैट मीन्स माई मस्कुलर एनर्जी, जो मैं हैंड्स कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, मस्कुलर एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है ना। मस्कुलर एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? हीट एनर्जी में। मैंने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग में क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ दिया तो स्प्रिंग क्या करने लग गया? वाइब्रेट होने लग गया, मूव करने लग गया। दैट मीन्स उसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ क्या हो रहा है? मेरी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जब स्प्रिंग को छोड़ दिया, स्प्रिंग ऐसे मूव करने लग गया, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में। सनलाइट की प्रोसेस से, लाइट एनर्जी सनलाइट है, उससे हम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वहां भी क्या होता है? एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो दैट मीन्स माई ऑल एनर्जीज आर कन्वर्टिबल। एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, कहीं गुम नहीं हो जाती, ठीक है ना। एनर्जी कहीं एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, गुम नहीं होती कहीं भी, ठीक। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? अगर आपको बेटा लिखने को आइए स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप कैसे लिखेंगे? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट तो ठीक है, एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। कहीं से एनर्जी आती नहीं है, बॉडी के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नई एनर्जी नहीं बना सकते, कैन नाइदर नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसे लिख लो, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। मैंने बताया मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी एक दूसरे में क्या होती है? कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है, कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। सो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम, ऐसे लिख लो, इट कैन ओनली कन्वर्टेड, आपको इजीली लर्न होएगा, ठीक है ना। इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम, एक से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। टोटल एनर्जी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी, कहीं एनर्जी गुम नहीं होती, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको समझाने का सबसे इजी तरीका, हमने पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी, पढ़ा ना हमने मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिला के क्या बनता है? मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों का सम हमेशा सेम रहेगा, जो मैंने लिखा टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब दोनों का सम हमेशा सेम रहेगा। मतलब कहीं पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल ज्यादा है तो काइनेटिक कम होगी, पर दोनों का सम हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं दोनों का सम कैसे सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। मतलब यहां पर हाफ mv² प्लस mgh, ये क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। यही पढ़ा हमने। सपोज मेरे पास यहाँ एक ब्लॉक है मास m का, ठीक है, ये सरफेस है, ये मैंने यहां से ब्लॉक पकड़ा हुआ है, ये ब्लॉक किसी h हाइट पे है, ठीक। मैं इस ब्लॉक को नीचे गिरा रहा हूं, छोड़ दूंगा ऊपर से एक हाइट से, ये बिल्डिंग है यहाँ पर, सपोज चलो ये बिल्डिंग भी बना लेते हैं, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मैंने इस ब्लॉक को मैं यहाँ लेके आया, यहां से इस ब्लॉक को मैंने नीचे फॉल करा दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, जब यहां पर मेरा ब्लॉक था, जब मेरा ब्लॉक यहां पर था, तो मेरी यहां पर
क्या कौन सी एनर्जी थी बताओ। ये ब्लॉक मैंने रेस्ट पे यूं रखा हुआ है, कौन सी एनर्जी है, रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो मैं इसको ले लेता हूं, चलो पॉइंट ए, यहां कहीं बीच में पॉइंट बी, यहां पॉइंट सी। तो पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए मेरी टोटल एनर्जी क्या है बताओ। काइनेटिक एनर्जी है या कुछ नहीं ना, ये तो रेस्ट पे रखा हुआ है, कुछ मोशन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, 0। पोटेंशियल एनर्जी है, आप बोलोगे यस सर है, क्योंकि ये किसी हाइट पे पड़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। तो टोटल एनर्जी मेरे पास पॉइंट ए पे क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई पॉइंट ए पे mgh, ये आ गई टोटल एनर्जी, ठीक है। चलो अब हम पॉइंट सी की बात करते हैं पहले। एट पॉइंट सी, यहाँ सी पॉइंट पे यहां आ गया, यहां गिर के यहां आ गया ब्लॉक, ठीक है। सी पॉइंट पे जब यहां आ गया ब्लॉक, जस्ट फॉल होने से पहले, जस्ट फॉल होने से पहले बिल्कुल एंड पे इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, जस्ट फॉल होने से पहले, ठीक है। जस्ट सरफेस से पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि हाइट तो 0 होगी। बट इसकी ये मोशन में होगा, किसी वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये mgh के ही इक्वल आएगा, ठीक है, बस समझा रहा हूं। और बीच में क्या होगा, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी होगी मोशन की वजह से, क्योंकि किसी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा होगा, यहाँ उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ 0 वेलोसिटी है, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी ना, नीचे गिरा होगा, और ये हाइट भी है, तो यहाँ उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो बीच में दोनों होंगी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। कभी अगर काइनेटिक एनर्जी 3 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है, टोटल कितनी है 5 जूल। बाद में काइनेटिक एनर्जी 2 जूल होगी, तो पोटेंशियल कितनी होगी, 3 ही जूल होगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा पूरे यूनिवर्स में फॉलो करता है, तो टोटल तो हमें कांस्टेंट रखना होगा। अगर ये 1 जूल होगी तो इसको 4 जूल ही होना पड़ेगा, कि टोटल 5 जूल ही रहे, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और टोटल एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये जो बेटा मैंने बताया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपको जो इसका स्टेटमेंट याद रखना है, ये चीज याद रखनी है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहती है, ठीक। सो दिस इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. This is all about energy. Thank you.